हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखिए, आज मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लेकर आया हूं। किस प्रकार से एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे, वो कौन कौन से नियम हैं जो इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब आपके लिए जरूरी है, उसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूं, मतलब वीडियो बनाया हूं, उसमें मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से प्रोनाउन को बदला जाता है इसके विषय में बताया हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो और वो एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला वो सभी विद्यार्थियों के लिए है, उसमें बांटा हुआ नहीं है कि हाई स्कूल के लिए और ये इंटर के लिए, वो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन वीडियो है। ये हाई स्कूल वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं और इंटर वाले विद्यार्थी, 12 वाले भी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। तो क्योंकि दोनों के ही सिलेबस में एक्टिव वॉइस भी है और नरेशन भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी है। तो उसको देख लीजिएगा। मैं उसमें प्रोनाउन को चेंज करना बताया हूं, किस प्रकार से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, और इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है उसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं या जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका क्या कर सकें, लाभ ले सकें। तो देखिए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का जो बोर्ड का एग्जाम है बस 1-2 दिन में आने वाला है, तो यह जो है उनके लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल लिखा गया है। तो आइए रूल को देखते हैं। रूल जो है, इसमें पहला रूल क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब एक कैसा रूल है, कहने का मतलब क्या, अगर कोई आपको एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य दिया होगा, एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य दिया होगा, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहला रूल यही था। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय कोई भी टेंस हो, केवल कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर प्रत्येक टेंस अपने अगले टेंस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, टेंस गेट द नेक्स्ट टेंस, यानी जितने भी टेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अगले टेंस में बदल जाते हैं। यानी जितने टेंसेस होते हैं वो अपने अगले टेंस में बदल जाते हैं, एक्सेप्ट यानी किसके अलावा, किसके सिवाय, वो आपके कंटिन्यूअस टेंस के सिवाय। कंटिन्यूअस टेंस अपने अगले टेंस में नहीं जाता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यानी एक्टिव वॉइस में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म कुछ भी आता है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और उसके बाद किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। तो देखिए, ये सब रूल आपके दिमाग में होना चाहिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय। क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, टेंस को अगले टेंस में कन्वर्ट करना अगर वो कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है तो, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना और बाई का प्रयोग करना। तो ये देखिए पूरा आपका मूल मंत्र मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का मैं नियम बता दिया। अब देखिए, मैं एग्जांपल कुछ लिखा हूं यहाँ पर, इसको मैं आपको करके बताता हूं कि किस प्रकार से क्या होगा, चेंज होगा। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका सेंटेंस है एग्जांपल के रूप में, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदल कर बता रहा हूं कैसे बदलेगा। देखिए दिया है, he writes a letter in the exam, he writes a letter in the exam। तो आपको पहले ही मैं बता दिया हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट क्या है, a letter, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर अ लेटर को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। यहां देखिए लिख दिए अ लेटर, ठीक, अ लेटर हो गया। अब आप क्या किए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दिए। अब दूसरे, पहला नंबर हो गया, अब दूसरा क्या करना है, अगले टेंस में जाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो टेंस है इसमें देखिए राइट्स आया है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कहां जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब जाएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, इज एंड आर। तो जो लेटर है इसके अनुसार जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, इज आएगा। यानी अब देखिए
ऑब्जेक्ट को हम क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। टेंस को जब अगले टेंस में ले जा रहे हैं तो क्या लिख दिए, इज एम आर में से इज लिख दिए, क्योंकि लेटर कितना है, एक है, मतलब लेटर एक है तो इसके अनुसार इज हित होगा। इसी के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ये नहीं है कि हम इसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आप जो ऑब्जेक्ट जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर वह सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, मतलब सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन की सहायक क्रिया का प्रयोग आप करेंगे। तो लेटर इज हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया, अगले टेंस में चला गया। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है, राइट है। राइट का थर्ड फॉर्म आपको क्या लिखना है, रिटेन लिखना है। स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी इसी में फंस जाते हैं और उनका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस गलत हो जाता है, जिसके वजह से उनका 2 नंबर कट जाता है। देखिए अ लेटर इज रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटेन। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, बहुत से स्टूडेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं। वो क्या जानते हैं, जो शुरू में आया है यानी जो पहले आया वो सब्जेक्ट है और जो बाद में आया है वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। जब आप बाद में आए हुए को ऑब्जेक्ट मान लेंगे और शुरू में जो आया है उसको सब्जेक्ट, तो हमेशा आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होगा, गलत होगा। मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका निर्धारण वर्ब करता है। देखिए यहाँ पे राइट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो आया है वो आपका सब्जेक्ट है, और वर्ब के तुरंत बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट है, न कि सबसे अंतिम में आया हुआ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर राइट से पहले ही आया है तो ये सब्जेक्ट है, और राइट के बाद अ लेटर आया है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसी को तो मैं ले गया हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। तो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जब आपको कंफ्यूजन हो जाए, दुविधा हो जाए, तो आपको किस प्रकार से सुविधा मिल सकता है, किस प्रकार से आपको सुविधा मिलेगा, आप बस वर्ब को देख लीजिए तो सब आपका दुविधा खत्म हो जाएगा, आपको सुविधा ही सुविधा मिलेगा। तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से अपने दुविधा को आप क्या करिए, सुविधा में बदल लीजिए। तो अब देखिए अ लेटर हो गया, ठीक, अगले टेंस में गए तो इज हो गया, ठीक। अब वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं बताया हूं कि वर्ब के बाद आप बाई का प्रयोग कर देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, अभी उसमें और भी चीजें क्या होती हैं, बाकी होती हैं, जिसको आपको क्या करना है, वहीं पर लिख लेना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद। तो यहां पर क्या बचा हुआ था, इन द एग्जाम। इसके बाद जहां तक आप प्रयास कीजिए, बाई और जो सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसको आप लास्ट में ही लिखिए। तो देखिए थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या कर लेंगे, जितना कुछ भी बचा हुआ शेष जो भाग है एक्टिव वॉइस का, उसको आप शेष भाग को लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के बाद जो यहाँ आपका सब्जेक्ट है इसको जब यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब देखिए बहुत से विद्यार्थी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं जानते, तो मैं इस वीडियो में आपको सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव क्या देना चाहता हूं, मतलब बता दूं कि आपको हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन के ही होते हैं उसको याद करना, याद रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर होता गोलू तो बाई गोलू लिख दिए होते, लेकिन यहाँ पर ही है तो यहाँ पर बाई ही नहीं लिख पाएंगे। आप क्या लिखेंगे, बाई हिम लिखेंगे। अगर सी है तो क्या लिखेंगे, बाई हर लिखेंगे। अगर दे है तो बाई देम लिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन को जब आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, जबकि कोई नाम है तो उसमें कोई आप चेंजिंग नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो वाक्य था मैं इसको बहुत ही सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से मैं इसको आपको बता दिया, और ये रूल भी मैं लिख दिया हूं। आप इसको बाद में भी रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिमाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो कैसे सर बताए हैं इस वीडियो में, इसको बहुत अच्छी तरीके
तो इसी वीडियो में आप देखकर आप जान जाएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलें। तो देखिए फिर से मैं पुनः बता देता हूं आपको, ही राइट्स अ लेटर इन द एग्जाम का पैसिव वॉइस क्या हो गया, यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट था, इसको मैं सब्जेक्ट बना दिया। अगले टेंस में जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंटिन्यूअस में जाएंगे तो इज हमारा आएगा, तो लेटर का आंसर क्या हो गया, इज हो गया। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। बचा क्या, रिटन के बाद यानी कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, अगर एक्टिव वॉइस में कुछ बचा हुआ शेष भाग है उसका, तो उसी वर्ब के थर्ड फॉर्म कर लीजिए, उसको पूरा फिल कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर कहाँ लिखना है आपको, बाद में लिखना है। तो देखिए इन द एग्जाम बचा हुआ था लिखे हैं, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ही था तो यहाँ बदल गया है हिम में। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेट अस लुक फॉर अनदर एग्जाम्पल। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। तो अब देखिए इसमें क्या है, दे डू नॉट सेव वाटर नाउअडेज, दे डू नॉट सेव वाटर नाउअडेज। देखिए विद्यार्थी पानी बचाना तो बहुत ही जरूरी है, तो चलिए पानी को भी बचाते हैं। तो देखिए दे डू नॉट सेव वाटर नाउअडेज, इसका मतलब क्या है, वे आजकल पानी नहीं बचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको पहले क्या चाहिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट आप किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाएंगे। मैं आपको पहले ही बताया हूं, जो वर्ब है यहाँ पर सेव, उसके बाद जो आया है क्या है, सब्जेक्ट है। ये पहले जो आया है ऑब्जेक्ट है। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, वर्ब से पहले और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो आप उसको नहीं सब्जेक्ट मान लेंगे, उसके पहले जो आया है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कह रहे हैं सब्जेक्ट है। और देखिए वर्ब से पहले ये जो डू नॉट आया है, अरे ये भी तो वर्ब ही है, भले से हेल्पिंग वर्ब है तो क्या, लेकिन वर्ब है ना, तो इसको भी आप नहीं मानेंगे। आप किसको मानेंगे, दे को सब्जेक्ट मानेंगे। और सेव के बाद जो वाटर आया है इसको आप क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। तो मानना क्या है, आइए इसको करके देखते हैं। तो वाटर को हम क्या यहाँ पर कर देंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। अब देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, लेकिन यह निगेटिव सेंटेंस का है। तो अगले टेंस में जाएंगे तो क्या होगा, इज एम आर के बाद नॉट भी हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो डू को हम बदलेंगे किसमें, इज में। क्यों, क्योंकि वाटर भी क्या है, सिंगुलर है। तो अगले टेंस में जाएंगे कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसमें नॉट है तो यहाँ भी नॉट हो जाएगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, सेव का थर्ड फॉर्म होता है सेव्ड। बचा क्या है, नाउअडेज। पहले ही उस वाले सेंटेंस में मैं बताया हूं कि थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या कर लेना है, बचा हुआ सब लिख लेना है। तो वाटर इज नॉट सेव्ड नाउअडेज, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई लिखना है, और यहां से आप सब्जेक्ट जब उठाएंगे तो दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यानी दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं इस दोनों एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं बता दिया। दूसरे एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। मैं कई एग्जाम्पल को इसमें बता दूं। और तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए अगर कोई और एग्जाम्पल हो तो उसको आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल, यू रोट अ नॉवेल लास्ट ईयर, यू रोट अ नॉवेल लास्ट ईयर। अब देखिए यह जो है आपका एक इसका ये एग्जाम्पल है, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलना है। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, पहले ही बता दिया हूं। तो आपको पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, और नॉवेल है, तो यहाँ पर नॉवेल लिख लेंगे। अब आपको अगले टेंस में जाना पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अगले टेंस में जाने के लिए आपको टेंस पहचानना भी तो आना चाहिए। तो देखिए टेंस किससे आप पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी बताता है कि मैं कौन सा टेंस हूं। तो देखिए यहाँ पर वर्ब जो है आया है रोट, रोट है मतलब V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ये वाक्य जो है
पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगले टेंस में जब हम जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला टेंस क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वैसे पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, लेकिन हम जब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो इसमें वाज और वर आता है। जैसे यहाँ पर इज एमआर आ रहा था, वहां पर क्या आएगा? वाज और वर। तो हम किसके अनुसार वाज वर लगाएंगे? जो ये ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? और नावेल। नावेल कितना है? एक है। नावेल का मतलब उपन्यास होता है, तो नावेल के अनुसार क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा जब अगले टेंस में जाएंगे तब। अब देखिए रोट जो है इसका हम थर्ड फॉर्म लेंगे, तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रिटेन। और रिटेन के बाद बताए हैं थर्ड फॉर्म के बाद आप सब लिख लीजिएगा, तो लास्ट ईयर हो गया। इसके बाद आपको बाई लिखना है, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको आपको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू ही होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, ये तो रहा टेंस वाइज पैसिव वॉइस रहा। टेंस वाइज कुछ पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस वाइज होते हैं। सेंटेंस वाइज जैसे मान लीजिए किसी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं दिया, मान लीजिए वो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पूछ दिया, चाहे हाई स्कूल का परीक्षा हो या इंटरमीडिएट का परीक्षा हो, इंग्लिश के पेपर में मेरा जहां तक अनुभव है अधिकांशतः जो पैसिव वॉइस पूछा है वो किस सेंटेंस का पूछा? इंपरेटिव सेंटेंस का। तो मैं यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का भी एक आध दो एग्जाम्पल आपको क्या कर रहा हूँ? बता दे रहा हूँ, जिससे आपका वो जो नाव है वो किनारे तक पहुंच जाए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर मैं एक दो एग्जाम्पल बता दूं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, ओपन द डोर टुडे। अब देखिए यह जो वाक्य है आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ वाक्य है, और यह जो वाक्य है आपका कौन सा सेंटेंस है? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? कैसे आप समझे इंपरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा किससे शुरू होगा? हमेशा नहीं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, या तो डू नॉट और नेवर से शुरू हो जाते हैं जब निगेटिव होते हैं तब। तो देखिए इंपरेटिव का अफर्मेटिव है, तो यह किससे शुरू हो गया है? ओपन से। और ओपन आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं, और तीनों ही तरीका मैं आपको क्या करूंगा? यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूं। क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आपका टेंस वाइज नहीं आ रहा है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस का आ जाए तो उसको भी आप क्या करिएगा? अर्जुन के जैसे उस पर भी आप क्या करिएगा? अपने बाण से निशाना लगा दीजिएगा। तो अब देखिए निशाना लगाने के लिए आपको थोड़ा सा आना भी चाहिए ये सब चीजें। तो देखिए जब आप क्या करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस तरह के वाक्य को बदलेंगे, तो तरीका नंबर 1, तरीका पहला क्या है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य दिया हो तो उसको आपको कैसे बना लेना है? पहले लिखना है क्या? लेट। पहले क्या लिखना है? लेट। उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बताए हैं? चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे टेंस वाला हो या चाहे इंपरेटिव सेंटेंस वाला हो, वर्ब के बाद जो आया है वही ऑब्जेक्ट है। आप ये मत जानिएगा अंतिम में जो आया ऑब्जेक्ट है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। योर बफेलो विल गो इनटू वाटर हो जाएगी, आपकी भैंस कहाँ चली जाएगी? पानी में। इसलिए भैंस को किनारे ही रखिए, पानी में मत ले जाइए। तो देखिए अब यहाँ पर ओपन के बाद क्या है? द डोर है। तो द डोर हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट द डोर। ये इंपरेटिव सेंटेंस के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? लेट लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए, और लेट के साथ ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लेट मांगता है? बी। यानी इसमें पहला रूल जो है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस का हो तो आप लेट और बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस आराम से बना लेंगे। तो बस उस वाक्य से पहले क्या लिखना है आपको? लेट, और ऑब्जेक्ट ला लीजिए वाक्य का। तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर। तो द डोर हो गया। इसके बाद आप क्या लिख लीजिए? बी लिख लीजिए। बचा क्या? वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म किस में बदलना है आपको? थर्ड फॉर्म में। तो बी के बाद जो ओपन है वर्ब, उसको आप थर्ड फॉर्म में क्या कर लीजिए? बदल लीजिए। तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ओपेंड हो गया। बचा क्या? जो बचा है लिख लीजिए, टुडे। अब देखिए यहां पर इस तरीके से अगर आप वाक्य बनाते हैं तो यही तक सही है, लेकिन अगर आप यहां अगर बाई का प्रयोग करना चाहें और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। सबको पता है इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो कोई और नहीं होता है। कौन होता है? यू होता है, जो वाक्य में छिपा रहता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसको सामने ला देते हैं। ठीक है? क्यों सामने ला देते हैं? क्योंकि कब तक छुपेगा वो, उसको तो मैं ढूंढ निकालूंगा। तो देखिए, तो हो गया बाई। हमेशा अगर आपको लिखना है पैसिव वॉइस में, क्या अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है तो उसमें हमेशा आप क्या लिखेंगे? बाय यू, बाय यू, बाय यू। ठीक है? तो ऐसे आप क्या करेंगे? बना लेंगे। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे? दूसरा तरीका जो है, वाक्य जैसा भी सेंस दे रहा है, वाक्य जिस तरीके का सेंस दे रहा है, मतलब मीनिंग दे रहा है। अब इंपरेटिव सेंटेंस कई चीज का मीनिंग देता है, आर्डर का, आदेश का, विनती का, निवेदन का, सुझाव का, सलाह का। तो जैसा भी मीनिंग दे रहा है आप उसको ऐसे कर लीजिए। पहले लिखिए यू, लगाइए आर, उसके बाद आपको होना न पड़े बीमार, इसलिए पहले देख लीजिए क्या करिएगा आप? इसका मीनिंग देख लीजिए। तो यू आर हो गया। अब मीनिंग जब देखेंगे आप तो ओपन द डोर टुडे, आज दरवाजा खोलो। तो क्या किया गया है? यहां पर किसी से रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है? तो यू आर, अब रिक्वेस्ट किया गया तो बस यहां सिंपली क्या करेंगे आप? रिक्वेस्टेड लिख लेंगे। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर आर्डर का भी बोध करा रहा, तो जिसको जो समझ में आया वो लिख सकता है। ठीक है? आर्डर या तो क्या लिख सकते हैं आप? एडवाइस भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट। लेकिन जिसका मीनिंग ज्यादा संभावना है देने का, ज्यादा, ठीक है, वहां पर आप उसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन कॉमन कितना है? कॉमन इतना है, आपको हमेशा लिखना पड़ेगा क्या? यू आर। और वाक्य को देख लीजिए किसका अर्थ दे रहा है। अगर रिक्वेस्ट का अर्थ दे रहा है तो रिक्वेस्टेड लिख लीजिए। अगर आर्डर का अर्थ दे रहा है तो आर्डर्ड लिख लीजिए थर्ड फॉर्म में। अगर एडवाइस का अर्थ दे रहा है तो एडवाइज्ड लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट का अर्थ था तो क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड। अब बस कुछ मत कीजिए, ये जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है इसको टू लगा के चिपका दीजिए इसमें। एक बार क्या कीजिए? इसको चिपका दीजिए पूरा उसी में। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सब का वही ओपन द डोर टुडे। कोई दिक्कत? मुझे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इतना सटीक तरीके से मैं इसको बता दिया। जिसका भी मतलब वाक्य सेंस दे, मीनिंग दे, तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड लिख सकते हैं। और टू लगाइए, पूरे वाक्य को क्या कीजिए? चिपका दीजिए। आपका काम खत्म पैसिव वॉइस का। किसमें? सब में नहीं, केवल इंपरेटिव सेंटेंस में। और ये तो मेन रूल है, आप अगर ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। आपको तीसरा तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन इसको मैं बता दूं क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। ठीक है? तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है शुड बी का प्रयोग करके। जैसे यहां पर लेट और बी का प्रयोग किए हैं वैसे आप क्या करेंगे? शुड और बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर लेट और बी आप अलग अलग प्रयोग किए हैं, लेकिन यहां पे आपको शुड बी का प्रयोग क्या करना पड़ेगा? एक ही पास करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा द डोर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? शुड बी। हो जाएगा द डोर शुड बी। बचा क्या? ओपेंड। ओपेंड टुडे। द डोर शुड बी ओपेंड
टुडे, ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर अगर बाय यू लिखना अगर चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का भी अगर कोई वाक्य ऐसे आएगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, और असर्टिव का और कोई टेंस वाइज आ रहा है तो उसको तो आप कर ही लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बाद में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो ठीक है, मैं आशा करता हूं यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। और मेरा कहना है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरा वीडियो अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत से विद्यार्थी अभी भी नहीं जानते हैं कि हनुमान सर यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भी ये बात पता होना चाहिए। इसलिए आप अपने मित्रों को निरंतर शेयर करते रहिए, और किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भरसक निदान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपका कल जो मैथ और जो बायोलॉजी का जो पेपर है, जो इंटर का पेपर है मैथ और बायो का, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को मुझे मेरे ओर से बहुत ज्यादा शुभकामना मैं आशा करता हूं, और भगवान से कामना करता हूं कि आपको 100 में 100 अंक दें, और उसमें आपका एक भी अंक कटे न। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।